नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 6 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इन करंट अफेयर्स का अगर हम उपयोग देखें तो जितने भी हमारे प्रमुख सरकारी या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं, आईबीपीएस के द्वारा या अलग अलग बैंकों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के एग्जाम, साथ में विभिन्न राज्यों में जो एसआई की परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर्स आपको महत्वपूर्ण रूप से मदद देंगे। करंट अफेयर अलग अलग सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं। उसी कड़ी में पहला हिस्सा हम देखते हैं नेशनल अफेयर्स या राष्ट्रीय मामले। नेशनल न्यूज में हम अपनी पहली न्यूज पर आते हैं। डाक विभाग का गोवा का जो डिवीजन है, यानी गोवा पोस्टल डिवीजन, उनके द्वारा एक कैंसिलेशन मार्क स्टार्ट किया जा रहा है, जो कोविड-19 से फाइट करने के लिए एक तरह से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाएगा। देखिए, जब आप कैंसिलेशन या रद्दी पत्र एक तरह से बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डाक है इस तरह से, तो कहीं पर भी अगर मान लीजिए डाक टिकट या स्टैंप लगा हुआ है तो उसको कैंसिल किया जाता है, एक स्टैंप या मोहर लगाई जाती है, इसी को कैंसिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इस कैंसिलेशन एक तरह से इमेज को देखें तो ये 1969 का है, और वो साल अगर आप देखें तो गांधी जी के एक तरह से 100वीं जयंती थी उनके जन्म की, तो उसी के उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो ये एक डाक टिकट का जो कैंसिलेशन पार्ट है वो जारी किया गया था। देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है सर्विसेज वॉरशिप, और गांधी जी की इमेज बनी हुई है। तो इसी तरह से एक कैंसिलेशन जो मार्क है वो पोस्टल डिवीजन जो गोवा का है उसके द्वारा जारी किया जाएगा, और इसमें लिखा क्या होगा, टू फाइट कोविड-19 कोलैबोरेट इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी लोगों में जो कॉन्टैक्ट अलग अलग बीमार जो कोविड-19 से हैं उनको ट्रेस करने के लिए हम किस तरह से आपस में मिलकर काम करेंगे, ये एक तरह से इस कैंसिलेशन मार्क में स्लोगन लिखा होगा। और इसको 5 दिन के लिए, यानी 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में एक तरह से जारी किया जाएगा पणजी में। और मरगांव की अगर हम बात करें तो वहां पर इसको जारी किया जाएगा 17 से लेकर 21 नवंबर के दिन, ये भी 5 दिनों के लिए। तो ये कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस को फैलाने के लिए एक तरह से काम किया जा रहा है। गोवा के संबंध में हमने समाचार लिया है, तो हम गोवा के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। जैसे गोवा, अगर हम राजधानी की बात करें तो पणजी, वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा को आप ध्यान रखें कि औपनिवेश काल में, कॉलोनियल पीरियड में, ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में एक तरह से था, और 1961 में, यानी 47 के बाद आप देखें 1961 तक भी ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा। 1961 में यहाँ से पुर्तगालियों का एक तरह से जो नियंत्रण था वो समाप्त हुआ। जहाँ तक गोवा की हम बात करें तो गोवा के लिए कोई अलग से हाई कोर्ट नहीं है। जो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है उसी की एक बेंच है पणजी में, जहां से गोवा का एक तरह से जो न्यायिक कार्य है वो किया जाता है। आप ध्यान रखिए, जब हम बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करते हैं तो पणजी के अलावा इसकी 2 और बेंच हैं। एक तो है नागपुर महाराष्ट्र में ही, और उसी के साथ एक आपकी है औरंगाबाद, तो इनको आप ध्यान रखें। मुंबई में तो एक तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रधान बेंच है ही है, उसके अलावा इसकी 3 एक तरह से बेंच हैं, पणजी गोवा में और नागपुर औरंगाबाद कहां पर, महाराष्ट्र में। जहां तक बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा के अलावा दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिलाकर जो यूनियन टेरिटरी अब एक बन गई है, उसका भी न्यायिक काम यहीं से देखा जाता है, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट से। इन तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम उसको देखते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का जो युद्ध था उसकी अगर हम देखें तो 50वीं वर्षगांठ एक तरह से 2021 में आने वाली है, क्योंकि 16 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर 1971 के दिन ही हमने एक तरह से विजय प्राप्त करी थी, और पाकिस्तान का जो एक तरह से पूर्वी इलाका था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो आज बांग्लादेश के नाम से है, उसको अलग देश के रूप में स्वतंत्र कराने में हमारी सेनाओं का एक महत्वपूर्ण रोल था। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, इस 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जो 2021 का वर्ष है इसको स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में एक तरह से मनाया जाएगा। हमारी 1971 की जो विजय, उसकी 50वीं वर्षगांठ को एक तरह से मनाने के लिए। अब इसी को एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए कोई लोगो या एक तरह का जो सिंबल है उसके बारे में एक छोटा सा कंपटीशन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी रक्षा मंत्रालय, उनके द्वारा एक लोगो डिजाइन करने के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके माध्यम से लोग अलग अलग तरह के लोगों की डिजाइन है वो रक्षा मंत्रालय को भेज सकते हैं, और जिसको अंत में चुना जाएगा उसको 50,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज को अगर हम देखें तो दिल्ली के आसपास के इलाके में खासतौर पे आप देखें तो वायु की गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में है और इसी कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक ये डेली न्यूज में रह रहा है। तो आप इस सूचकांक के बारे में ध्यान रखें कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया और इसको प्रमुख रूप से अगर बनाने की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आईआईटी कानपुर इनके द्वारा एक तरह से सहभागिता या कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया गया है। इस इंडेक्स में हम देखें तो अलग अलग कलर के माध्यम से एक तरह से जो भी वायु की गुणवत्ता है उसको बताया जाता है और यहां आप देखें तो कितने कलर दिए गए हैं, 6। तो 6 अलग अलग एक तरह से कैटेगरी होती हैं और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक, उसका जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, उसके आधार पर ये 6 कैटेगरी बनाई गई हैं। जैसे सबसे अच्छा माना जाता है 0 से 50 के बीच में, जब इसे गुड कहा जाता है यानी अच्छा है। अगर 51 से 100 के बीच में है तो इसको सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक माना जाता है वायु की गुणवत्ता। 101 से अगर 200 है तो यहां पर मॉडरेट या एक तरह से आप मध्यम स्तर पर कह सकते हैं कि जो वायु की गुणवत्ता है वो पहुंच चुकी है। 201 से 300 अगर हम देखें तो पुअर यानी खराब स्थिति में आ गई है। 301 से अगर 400 है तो ये वेरी पुअर यानी काफी खराब यानी अधिक खराब जैसी स्थिति में पहुंच रही है। और जैसे ही 401 से 500 के बीच में ये इंडेक्स पहुंचता है, मान लिया जाता है कि स्थिति बहुत सेवियर या खतरनाक है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक की जो वैल्यू होती है उसके आधार पर कहीं पर भी जो वायु की क्वालिटी है उसको एक तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। जहां तक हम बात करें कि इसमें कितने प्रदूषक लिए जाते हैं तो ध्यान रखें 8 प्रदूषक हैं, उनको एक तरह से यहां पर मापा जाता है। इन 8 प्रदूषकों को आपको एक तरह से पता होना चाहिए। जैसे पहला होता है PM10 यानी PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर। देखिए PM का मतलब एक तरह से आप सूक्ष्म कण कह सकते हैं। जब PM10 कहा जाता है इसका मतलब तो यहां पर 10 माइक्रोमीटर के एक तरह से पार्टिकल होते हैं। उसी के साथ साथ लिया जाता है PM 2.5, तो यहां पर होता है 2.5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा NO2, O3 यानी ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ NH3 यानी आपका अमोनिया और PB यानी लेड, इसके बारे में एक तरह से गुणवत्ता चेक की जाती है। ये 8 प्रदूषक हैं, उनको एक तरह से देखा जाता है किसी भी जगह पर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स लिया जाता है कि वहां पर ये जो मानक है इसके अंतर्गत वैल्यू कितनी पहुंच रही है। और जैसे जैसे एक तरह से इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यहां पर ओवरऑल जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी एक तरह से बढ़ती जाती है और उसी के अनुसार गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर या सिवियर एक कैटेगरी दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने एक तरह से रैंकिंग दी जाती है, 6 अलग अलग सूचक हैं और प्रदूषक कितने रखे गए हैं, 8। इसे 2014 से प्रारंभ किया गया है। अंतरराष्ट्रीय हम कुछ न्यूज पर आते हैं और पहली अगर हम देखें तो ये एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। नाम क्या है, करट। अब फुल फॉर्म देखें, कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ये अमेरिका और बांग्लादेश की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में किया जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है और दोनों देश की सेनाएं नौसैनिक पार्ट पर आपस में सहयोग करने के लिए इसको करती हैं। यानी अगर कभी आवश्यकता पड़े तो बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेना किस तरह से सहयोग करेंगी, इसके लिए यह एक्सरसाइज एक तरह से कंडक्ट की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक्सरसाइज प्रमुख रूप से इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर और साथ साथ आप बात करें प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, उनके बीच में जो भी एक तरह नौसैनिक अभ्यास होते हैं उनका उद्देश्य है कि यहां पर जो भी समुद्री मार्ग है उनको सुरक्षित किया जाए। तो अमेरिका बांग्लादेश के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज करके इंडो पैसिफिक में और अपने आप को मजबूत कर रहा है। ध्यान रखें कि वर्तमान में मालाबार एक्सरसाइज चल रही है बंगाल की खाड़ी में, जिसमें भारतीय नौसेना के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। उसी कड़ी में आप बांग्लादेश के साथ में अमेरिका की नौसेना के द्वारा किए जाने वाले इस युद्ध अभ्यास को भी ध्यान रखें, करट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। करट नौसैनिक अभ्यास को भी बंगाल की खाड़ी में ही किया जाएगा और उद्देश्य यह है इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी दोनों देश की जो नौसेनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सके। इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, इन क्षेत्र में समुद्री मार्गों को शांतिपूर्वक संचालित किया जा सके, किसी भी देश के द्वारा कोई भी आक्रामक कार्रवाई करने के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, इसके लिए इस एक्सरसाइज को अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं के द्वारा किया गया है। अगर हम कुछ इंटरनेशनल पर्सनालिटीज की यहां पर बात करें तो 2 यहां पर्सनालिटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो अफ्रीका का एक तरह से आप पूर्वी तटीय भाग कह सकते हैं, तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे
मैगुफुली की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में भी वहां पर राष्ट्रपति थे, चुनाव में ये दोबारा जीते हैं और 2015 से राष्ट्रपति के रूप में थे और पुनः चुनाव जीत के वो तंजानिया के एक तरह से दोबारा राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। मैगुफुली की बात करें तो उन्होंने कुल मतदान में 84% एक तरह से वोट को जीता, यानी बहुत भारी बहुमत से उन्होंने तंजानिया में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। तंजानिया के बारे में हम देखें तो जैसा आपको बताया मैंने पूर्वी, तो इसको एक तरह से अफ्रीका महाद्वीप का आप दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग यहां पर कह सकते हैं। राजधानी ध्यान रखें डोडोमा, और जहां तक इसकी करेंसी की बात करें तो तंजानियन शिलिंग इसकी करेंसी है। एक दूसरी पर्सनालिटी हम देखें हाशिम थाशी। हाशिम थाशी की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये कोसोवो देश के राष्ट्रपति हैं। और कोसोवो के ध्यान रखिए कि सर्बिया नाम का एक देश है, उसी से अलग होकर ये एक नया देश निकला है। आप इस तरह से समझिए कि अगर हम 1999 के समय की बात करें तो सर्बिया के अंदर ही एक तरह से कोसोवो का इलाका होता था। सर्बिया में प्रमुख रूप से सर्ब लोग रहते हैं, और जबकि हम कोसोवो की बात करें तो यहां पर अल्बानिया मूल के लोग ज्यादा एक तरह से रहते हैं। तो एक तरह से दिक्कत क्या है कि अल्बानिया मूल के लोग कोसोवो में ज्यादा रहते हैं और सर्बिया का पूरा इलाका वहां पर क्या है, सर्ब लोग रहते हैं, और इस कोसोवो में भी कुछ सर्ब लोग रहते हैं। तो आप कह सकते हैं एक तरह से एक एथनिक टेंशन है सर्ब और अल्बानियाई जो मूल है उनके बीच में। इसी कारण से 1999 में यहां पर एक बड़ा आंदोलन चला जिससे कोसोवो अपने आप को अलग करना चाहता था। और ध्यान रखें कि सर्बिया के पार्ट पर जो भी एक तरह से युद्ध की स्थिति बन रही थी उसको शांत करने के लिए नाटो, जो एक तरह का संगठन अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य संगठन है, उसके द्वारा सर्बिया के क्षेत्रों पर एक तरह से बमबारी भी की गई थी। उसके बाद यहां पर जो स्थितियां वो थोड़ी सी शांत हुई और अंत में जाकर 2008 में कोसोवो ने अपने आप को सर्बिया से स्वतंत्र देश के रूप में एक तरह से घोषणा कर दी। काफी देशों के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है, तो वर्तमान में यह स्वतंत्र देश के रूप में एक तरह से कार्य कर रहा है। अब जब कोसोवो ने अपने आप को सर्बिया से अलग देश के रूप में एक लड़ाई करी थी, उसी लड़ाई में अगर हम देखें तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं हाशिम थाशी, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने युद्ध अपराध किए, मानवता के खिलाफ अपराध किए, यानी जो सर्ब लोग हैं उनके खिलाफ इन्होंने एक तरह से नरसंहार जैसी स्थिति का एक उपयोग किया। तो ये आरोप इनके ऊपर बहुत पहले से लगते हुए थे। अभी इन्होंने इन आरोपों के बाद इस्तीफा दिया है और वर्तमान में हेग, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है जिसके द्वारा इनके ऊपर केस चलाया जा रहा है, हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय है, वहां पर हेग में इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इन्होंने राष्ट्रपति के पद से, जो कोसोवो के राष्ट्रपति पद पर ये थे, वहां से इस्तीफा दे दिया है। तो आप ध्यान रखें 2008 से 14 के बीच में पहले प्रधानमंत्री थे कोसोवो के, क्योंकि 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से अपने आप को अलग किया था। 2016 से राष्ट्रपति पद पर थे और वार क्राइम यानी युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन आरोपों के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अरेस्ट कहां किया गया है, हेग में। और मुकदमा कौन चला रहा है, मुकदमा एक तरह से इनके ऊपर चलाया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा। अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कोसोवो के बारे में देख लेते हैं। अगर आप यहां मैप देखें तो ये भूमध्य सागर का एक तरह से, इसको आप उत्तरी पूर्वी इलाका कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी इलाका। तो ये जो इलाका है यहां पर ये कोसोवो देश है और यहां पर सर्बिया, तो सर्बिया के भाग से अलग एक तरह से ये देश हुआ है। अगर हम कोसोवो की बात करें तो ये एक तरह से 4 देशों से घिरा हुआ है। पहला ध्यान रखिए सर्बिया, दूसरा नॉर्थ मैसेडोनिया, तीसरा यहां पर अल्बानिया और चौथा अगर हम देखें तो मॉन्टेनिग्रो। तो ये 4 देशों से एक तरह से घिरा हुआ है, लैंडलॉक स्थलरुद्ध देश है। राजधानी ध्यान रखें प्रिस्टिना है और 2008 में इसने सर्बिया से अलग होकर एक नए देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब यहां पर हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसके द्वारा एक तरह से हाशिम ताशी पर मुकदमा चलाया गया है। देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनसे आप अंतर ध्यान रखें। जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन की ये संस्था है। मुख्यालय उसका भी हेग में है और इसका भी मुख्यालय हेग में है। अंतर यह है कि इसके द्वारा एक तरह से आपराधिक, युद्ध अपराध या एक तरह से मानवता के खिलाफ जो अपराध, जैसे
नरसंहार किए जाते हैं या एक विशेष समुदाय को मान लीजिए उनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है, इस तरह के अपराधों के लिए दंड दिए जाते हैं और उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये रोम संधि या रोम समझौता था, उसके माध्यम से 1 जुलाई 2002 को इसको अस्तित्व में लाया गया, ये गठित किया गया। और मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड्स में, हेग में। यहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय भी है। आप ध्यान रखें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दुनिया के कुछ प्रमुख देश नहीं शामिल हैं। जैसे अगर हम बात करें यूएसए, चाइना, भारत, ये सब इसमें शामिल नहीं है। कारण यह है कि अगर आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो आपके देश में किसी भी तरह का कोई अपराध होता है, मान लीजिए कि आपकी सेना के लोगों द्वारा किया गया या पुलिस के द्वारा किया गया, तो इस तरह के जो केस है उनकी जांच कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। इसीलिए बहुत से प्रमुख देशों ने अपने आप को इसमें शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखें बैंकिंग और वित्त यानी बैंकिंग और फाइनेंस के संबंध में। तो यहां पर आईसीआईसी के द्वारा वर्तमान में जो 21वीं शताब्दी के जो नई जनरेशन है उनके लिए बैंकिंग का एक नया एक्सपीरियंस लाने के लिए उन्होंने एक नया एक तरह से बैंकिंग अपना ऐप लॉन्च किया है, जिसे बोला गया है आईसीआईसी माइन। तो इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो तो कस्टमर को दी जाएंगी, विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट या निवेश संबंधी जो सूचनाएं हैं वो भी एक तरह से यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। एंड्रॉइड और साथ साथ आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर इसको एक तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, जब इसे कहा जा रहा है कि आईसीआईसी बैंक लॉन्चेस माइन फॉर मिलेनियल्स, तो इसका मतलब क्या है कि 21वीं शताब्दी के जो बिल्कुल युवा हैं, जो एक ही जगह सारी सुविधाओं को चाहते हैं, वो चाहे अकाउंट की बात करें या इन्वेस्टमेंट निवेश के संबंधित सूचनाएं, विभिन्न प्रकार की निवेश संबंधी सलाहें या अलग अलग खातों में किस तरह से अपने पैसे को वितरित करना है या किस तरह से अधिकतम लाभ कमाना है, ये सारी सूचनाएं एक रूप में इस आईसीआईसी माइन में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस आईसीआईसी माइन में अगर एक तरह से आप अपना खाता खोलते हैं तो आप एक तरह से एक आपको स्पेशल अलग से एक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा आईसीआईसी की तरफ से, जो आपकी जो भी सुविधाएं हैं बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की, उनके बारे में आपको इंटरेक्ट करेगा। यानी पर्सनल एक्सपीरियंस बैंकिंग का एक तरह से आपको यहां पर मिल सकता है। और जहां तक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की बात करें, इंस्टेंट जो पर्सनल लोन है या ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं हैं, ये प्रमुख रूप से आसानी से यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। डिजिटल रूप में आप बैंकिंग और निवेश के संबंधित प्रमुख जो भी आपके सेवाएं हैं उनको एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बुक्स और अवार्ड्स पर देखते हैं। तो एक प्रमुख यहां पर बुक की अगर हम बात करें, टिल वी विन, और ये कोविड-19 से संबंधित है और एम्स के वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनके द्वारा प्रमुख रूप से इसे लिखा गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो दो और यहां पर एक्सपर्ट हैं, चंद्रकांत लहरिया, और साथ साथ एक रिसर्च, एक अनुसंधान करने वाले हैं, खासतौर पे वायरोलॉजिस्ट हैं, यानी वायरस के बारे में अध्ययन करने के लिए गगनदीप कंग। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर लिखा गया है। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया इसमें योगदान कर रहे हैं और इसका उद्देश्य यह है कि किस तरह से कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, हमारी जो आंतरिक शक्ति है, वो एक तरह से काम आएगी। उसी के साथ साथ इस बुक में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 महामारी ने हमें यह सिखाया कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, उसमें क्या समस्याएं हैं और उसको किस तरह से और ज्यादा सुधारा जा सकता है। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि जो भी इस महामारी के द्वारा चैलेंज या चुनौती हमें मिली, उसको एक हम अपॉर्चुनिटी या एक तरह के अवसर में बदलकर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तथ्य एक तरह से कोविड-19 महामारी के समय किस तरह भारत का स्वास्थ्य सिस्टम मजबूत हुआ या अपने आप को मजबूत कर सकता है भविष्य में, इसके बारे में इस बुक में कहा गया है। बुक का नाम ध्यान रखें, टिल वी विन। वर्तमान में अगर हम देखें तो चैंपियंस लीग फुटबॉल का पार्ट है वो यूरोप में संचालित हो रहा है और यहां पर हमने प्रमुख रूप से विश्व के जो प्रमुख फुटबॉल क्लब हैं, खासतौर पर देखें यूरोप से संबंधित, उनको यहां पर आपको दिया है। जैसे रियल मैड्रिड की बात करें, स्पेन का है, बार्सिलोना, ये भी आपका स्पेन का। आप ध्यान रखें, मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों स्पेन के शहर हैं और बहुत सारे फुटबॉल क्लबों के नाम उस देश के शहरों पर आधारित होते हैं, उसके आधार पर आप रिलेट कर सकते हैं। बार्सिलोना से आप ध्यान रखें लियोनेल मेसी संबंधित हैं। चेल्सिया की बात करें, लिवरपूल की बात करें, आर्सेनल की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये चारों इंग्लैंड के प्रमुख फुटबॉल क्लब हैं। जुवेंटस की अगर हम बात करें तो ये इटली का एक प्रमुख फुटबॉल क्लब है और वर्तमान में अगर हम देखें तो जुवेंटस में एक तरह से जो प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें इंटर मिलान, मिलान कहाँ का शहर है? इटली का, तो इटली का फुटबॉल क्लब है। बायर म्यूनिख, म्यूनिख आप ध्यान रखें जर्मनी का प्रमुख शहर है, तो बायर म्यूनिख जर्मनी का प्रमुख फुटबॉल क्लब है। अगर हम पीएसजी या पेरिस सेंट जर्मेन की बात करें तो आप ध्यान रखें पेरिस आ गया, तो किससे? ये फ्रांस का प्रमुख फुटबॉल क्लब है और इसमें अगर हम देखें तो नेमार इसके प्रमुख एक तरह से फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज या महत्वपूर्ण दिवस। 6 नवंबर की अगर हम डेट को देखें तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पर युद्ध और जो सशस्त्र संघर्ष है उसमें पर्यावरण का जो शोषण है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 6 नवंबर। यानी कोई युद्ध की स्थिति है या किसी तरह का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सशस्त्र संघर्ष हो रहा है, तो उस स्थिति में पर्यावरण को नुकसान न्यूनतम हो पाए, इसको रोकने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इस दिवस को मनाया जाता है कब? 6 नवंबर के लिए। और ये घोषणा कब की गई थी? इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसने 5 नवंबर 2001 को घोषणा की थी। यानी 2001 से 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। यहां पर आज हमने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में कुछ तथ्यों को आपको बताया है। ध्यान रखें, नाम से आप इसे समझ रहे होंगे। भारत में पर्यावरण के संरक्षण और उसकी रक्षा करने के लिए प्रमुख संगठन के रूप में इसे माना जाता है। ये एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, उसके संरक्षण और साथ साथ उसकी रक्षा करने के लिए एक तरह से उत्तरदायी है। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को। यह एक वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक तरह से संसदीय कानून के माध्यम से इसको गठित किया गया है। इस ट्राइब्यूनल की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल या जिनको हम बोलते हैं न्यायिक सदस्य, और एक दूसरे होते हैं जिनको हम एक्सपर्ट या एक तरह से कहते हैं विशेषज्ञ। इस ट्राइब्यूनल में अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के अलावा जो जुडिशियल मेंबर यानी न्यायिक सदस्य हैं उनकी संख्या एक तरह से कम 10 और अधिकतम हो सकती है कितनी? 20। उसी तरह से जब हम एक्सपर्ट या विशेषज्ञ की बात करते हैं तो उनकी संख्या भी कम से कम 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। तो ये एक तरह से एनजीटी का पूरा स्वरूप होता है। जहां तक इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। इसके साथ साथ इसकी जो बेंचेस हैं वो मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और तमिलनाडु में चेन्नई में एक तरह से संचालित होती है। यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इन क्षेत्रों में एक तरह से पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए यहां पर भी एनजीटी के एक तरह से बेंच बैठती है। तो ये हेडक्वार्टर है और ये इसके एक तरह से अन्य स्थान है जहां पर ट्राइब्यूनल की बैठकें आयोजित की जाती हैं। आप ध्यान रखें कि जब ये स्थापित किया गया था तो इसमें जो चेयरमैन का जो पहला पद है वो लिया था जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांता ने। अभी तक 3 हुए हैं, लोकेश्वर सिंह पांता पहले, दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो जस्टिस स्वतंत्र कुमार, और वर्तमान में हम देखें तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल अगर हम इनकी बात करें तो ये 5 वर्षों के लिए एक तरह से इनको नियुक्त किया गया है। तो जो भी कार्यकाल है वो 5 वर्ष के एक तरह समय के लिए दिया जाता है। आप ध्यान रखें, एनजीटी इस तरह का ट्राइब्यूनल बनाने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक तरह से तीसरा देश है, और डेवलपिंग कंट्री विकासशील देशों में पहला देश है जहां पर इस तरह से पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए ट्राइब्यूनल उपस्थित है। अभी हमने जो डिस्कशन किया उसके आधार पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज कैंसिलेशन पोस्ट रिलेटेड टू कोविड-19? कोविड-19 से संबंधित रद्दीकरण पोस्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, केरल। दूसरा, एट विच प्लेस बॉम्बे हाईकोर्ट है नो बेंच? किस स्थान पर बॉम्बे हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं है? नागपुर, औरंगाबाद, पणजी, पुणे। बॉम्बे हाईकोर्ट है नो जुरिडिक्शन ओवर, बॉम्बे हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप। चौथा, इन इंडिया 2021 विल बी सेलिब्रेटेड एज स्वर्णिम विजय वर्ष। भारत में 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अब इसमें आपके ऑप्शन क्या है? विक्ट्री 1965 वॉर विद पाकिस्तान, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय। विक्ट्री 1971 वॉर विद पाकिस्तान, विक्ट्री इन कारगिल वॉर, 75th विक्ट्री डे इन वर्ल्ड वॉर 2। यानी 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय, कारगिल युद्ध में विजय और द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं जयंती। पांचवा, जॉन पैम्बे मैगुफुली इज अगेन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉन पैम्बे मैगुफुली को
किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? केन्या, जाम्बिया, युगांडा या तंजानिया? छठवां हम देखते हैं, कोसोवो प्रेसिडेंट हाशिम तासी हैज रिजाइन ड्यू टू केस फॉर वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाई। कोसोवो के राष्ट्रपति हाशिम तासी ने किस संस्था द्वारा युद्ध अपराध तथा मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में जांच के कारण इस्तीफा दिया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएसए सुप्रीम कोर्ट। सातवां, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टार्टेड ऑपरेशंस फ्रॉम, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने संचालन शुरू किया 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2003। टिल वी विन बुक इज रिटन बाय रणदीप गुलेरिया, नरेश त्रेहन, वृंदा शिवा, सुनीता नारायण। टिल वी विन पुस्तक लिखी गई है, आपको बताना है इनमें से रणदीप गुलेरिया, नरेश त्रेहन, वृंदा शिवा या सुनीता नारायण। विच फुटबॉल क्लब बिलोंग्स टू इटली, इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब इटली से बिलोंग करता है? लिवरपूल, चेल्सिया, जुवेंटस, पीएसजी। और लास्ट 10 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल या जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांता? इनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 5 नवंबर के करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें अंकित दुबे, अपूर्वमल, समर और विक्की, इनके द्वारा बहुत तेजी से आंसर दिए गए हैं। तो आप लोग इस न्यूज को जैसे सुने उसके साथ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर को एक तरह से देने का प्रयास करें। जो आप न्यूज सुनेंगे उसी से रिलेटेड यहां पर आपके फैक्ट हैं। तो ये हमारे 6 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स की एनालिसिस थी। आने वाले समय के पार्ट पर अन्य दिनों के समाचार हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको अगर बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। थैंक यू।